हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस सेशन। लास्ट क्लासेस में अपन ने जो बात की थी लास्ट लेक्चर में वो वर्ल्ड एग्रीकल्चरल रीजन्स के ऊपर थी और ख़ास तौर से डी विटलसी ने किस तरह से वर्ल्ड के जो टोटल एग्रीकल्चर है उसको किस तरह से डिवाइड किया था 13 पार्ट में, और प्रेजेंट पीरियड में वो किस तरह से एग्जिस्ट करता है उसका एक क्रिटिकल अपन ने पार्ट भी देखा था। इन 13 रीजन्स में से कुछ रीजन ऐसे हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जिनको मैं एक बार आपके साथ बात करना चाहता हूँ। कॉम्पिटिटिव पर्पस हो या डिटेल्ड स्टडी के रूप में हम देखना चाहें तो वर्ल्ड में उनकी इम्पोर्टेंस, उनके एरियाज और उनके प्रोडक्शन के कारण बहुत ज़्यादा है। इसमें जो इम्पोर्टेंट जो रीजन्स हैं उनमें अगर मैं देखना चाहूँ और बताना चाहूँ तो सबसे पहले उसमें आता है प्लांटेशन एग्रीकल्चर, और उसके बाद मैं जिक्र करना चाहूँगा साइंटिफिक कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग का, देन मेडिटेरियन एग्रीकल्चर या भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश, और उसके बाद कमर्शियल डेयरी फार्मिंग, और लास्ट वन जो है आज इसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देखी जा रही है दैट इज़ द हॉर्टिकल्चर, और इसको मैं बागवानी कृषि के रूप में भी कह सकता हूँ। तो जो हम बात करते हैं सबसे पहले प्लांटेशन एग्रीकल्चर, इसको एक बार मैं एलोबरेट करना चाहूँगा कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर ये नया एग्रीकल्चर है जिसका डेवलपमेंट यूरोपियन कॉलोनियल पीरियड में, जब 15th सेंचुरी में यूरोप का जो पॉपुलेशन है वो यूरोप के बाहर न्यू एरियाज के खोज के लिए जब निकला तो ज़्यादातर जो यूरोप के वेस्टर्न और जो सदर्न यूरोप के जो कंट्रीज़ हैं इन्होंने उस वक्त अपने सेलर्स को भेजा था दुनिया के दूसरे एरियाज में, और 1498 में वास्को द गामा इंडिया पहुंचे थे बाय ओशनिक रूट, और इसी तरह से 1492 में कोलंबस ने जो है कैरेबियंस के पास पहुंच करके और एक नई दुनिया की खोज की थी। ऑस्ट्रेलिया में तस्मानिया गए थे, वहाँ उन्होंने ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को डिस्कवर किया था। अमेरिको वेस्पुरिकी ने नॉर्थ अमेरिका को डिस्कवर किया। तो जब ये नए एरियाज मिले और यहाँ से जो यूरोप की जो पॉपुलेशन है इन एरियाज में जो है जाने लगी, और 20th सेंचुरी के अर्ली 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग पीरियड में अफ्रीका को भी जो है इन्होंने डिस्कवर कर लिया था, उसके इंटीरियर पार्ट, और ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ ने जो है उस एरिया में अपना आधिपत्य जमाया था। तो इन दूसरा जो एक इसके साथ बहुत बड़ा एक रोल था वो था यूरोप में इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन हुआ, औद्योगिक जो क्रांति हुई, उसके फलस्वरूप यूरोप की जनसंख्या को या यूरोप के उद्योग को कुछ ऐसे कृषिगत पदार्थों की आवश्यकता पड़ी जो उस वक्त के उद्योग के लिए आवश्यक थे, जिसमें सबसे पहला था कपड़े मिल बनने के साथ कपड़ा बुनने के लिए या कपड़े के लिए कपास की आवश्यकता, और ये कपास जो था उष्ण कटिबंध में पैदा होता था। तो इसलिए जब यहाँ इस तरह की जो पॉपुलेशन जिन्होंने भारत या अन्य राज्यों में अपना अधिकार जमाया, वहाँ से कपास को आयातित किया। इसी प्रकार जो है शक्कर बनाने के लिए गन्ना और जो है रबड़ का उपयोग, टायर वगैरह बनाने के लिए गाड़ियों के लिए, तो रबड़ का उपयोग भी। तो ये जो मुख्य फसलें इसमें जो यूरोप में काम आने वाली थी, जो उद्योगों में काम आने वाली थी, वो थी कपास, गन्ना, कॉफ़ी, कोको, नारियल या कोकोनट। तो ऐसी फसलों का जो चुनाव है वो यूरोप की जनसंख्या के लिए किया गया था, लेकिन इनका उत्पादन उष्णकटिबंधीय और भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में होता था। ज़्यादातर जैसे मैं बात करूं, भारत, श्रीलंका, कीनिया, ये 3 देश जो है चाय के उत्पादन में अत्यधिक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जबकि दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील, कोलंबिया, अफ्रीका के जो गिनी कोस्ट है उसमें आइवरी कोस्ट, घाना या कीनिया, ये जो है कॉफ़ी उत्पादन में अपना, और भारत ये जो है कॉफ़ी उत्पादन में अपना महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं, जिसकी आवश्यकता सबसे ज़्यादा यूरोप के लोगों को थी। इसके पश्चात अगर हम देखें रबड़ का उत्पादन, तो रबड़ जो है वो मलेशिया, इंडोनेशिया, भारत, श्रीलंका, इनमें काफ़ी मात्रा में उत्पादित होता है, जिसकी आवश्यकता भी यूरोप के देशों को थी। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो गन्ना जो है वो गन्ना ब्राज़ील, भारत या अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों में, और इसके अतिरिक्त ये सबसे ज़्यादा
उत्तरी अमेरिका का जो हवाई आइलैंड है वहाँ पर भी काफ़ी उत्पादित किया जाता था। कैरेबियंस में भी उत्पादित किया जाता था। ज़्यादातर कैरेबियन कंट्रीज़ में गन्ना जो है वहाँ की एक मुख्य फसल के रूप में था। इसकी आवश्यकता जो है यूरोप में शक्कर के लिए थी, क्योंकि यूरोप में उस वक्त शक्कर जो है वो चकुंदर से बनाई जाती थी और गन्ने का जब से इस्तेमाल हुआ तो चकुंदर की शक्कर का उपयोग कम हो गया। तो इसी प्रकार अगर हम देखते हैं दूसरी फसलों में तो कोको है, कोको का भी जो उत्पादन है। इसके अलावा फल, खास तौर से मसाले और फल मसालों का उत्पादन भारत में या ईस्ट इंडीज, जिसको हम आज इंडोनेशिया के रूप में जानते हैं, वहाँ पर उत्पादित होता था और इसका जो इस्तेमाल है वो यूरोप में होने लगा था। तो भारत से या ईस्ट इंडीज से मसालों का जो निर्यात है वो यूरोप के देशों को होने लगा था। इसी प्रकार नारियल, जिसका अधिकांश उत्पादन जो है भूमध्य रेखीय या उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में फिलीपींस, अफ्रीकन कंट्रीज और जो है जो दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्रों में इनका उत्पादन होता था, लेकिन इसका उपयोग यूरोप के लिए था। इसी प्रकार से अगर आप देखें तो कोको खास तौर से गिनी कोस्ट पे काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये जो कृषि है, बागाती कृषि, इसमें उस वक्त बड़ी मात्रा में जो है भारत और अन्य अफ्रीका, अन्य क्षेत्रों से मजदूरों के रूप में ये जो गुलामों के रूप में जनसंख्या को स्थानांतरित किया गया। आज जो हम देखते हैं दुनिया के अधिकांश ऐसे क्षेत्रों में भारतीय समुदाय पाया जाता है जो उस पर्टिकुलर पीरियड में इसी बागाती कृषि के लिए मजदूरों के रूप में ले जाया गया था। आज वो लोग राजनीतिक और आर्थिक रूप से काफ़ी सक्षम पाए जाते हैं। इसी तरह से जो मेलिनेशियन, पॉलिनेशियन और माइक्रोनेशियन आइलैंड्स हैं, जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर भी जो है यूरोपियन कंट्रीज़, यूरोप के लोगों ने इस तरह का उत्पादन शुरू किया। इसमें फिजी एक बहुत बड़ा कंट्री है जो साउथ पैसिफिक में है और ये अपने प्लांटेशन एग्रीकल्चर के लिए जाना जाता है। यहाँ काफ़ी संख्या में भारतीय समुदाय रहता है। इसी प्रकार सूरीनाम और जो दूसरे कैरेबियन कंट्रीज़ हैं उनमें भी जो है भारतीय समुदाय काफ़ी जो है मजदूरी के लिए गया था। इसी प्रकार अफ्रीका के बहुत सारे जो मजदूर थे वो दक्षिणी अमेरिका में वो शिफ्ट किए गए थे, जो कॉफ़ी के बागानों में, गन्ने के बागानों में और अन्य जो फसलें थी उनके बागानों के लिए जो है मजदूरी का कार्य करते थे। तो इस प्रकार इस कृषि में 3 विशेषताएं पाई जाती हैं। पहला है मैनेजमेंट, क्योंकि इसमें फसलों का जो चुनाव है वो एक वर्ष के लिए ना होकर के, एक बार के लिए ना होकर के एक से अधिक वर्षों के लिए होता है, जिसमें लगातार 5, 6, 7 साल तक फसलें जो है अपना उत्पादन करती रहती हैं। जैसे रबड़ का प्लांट एक बार प्लांट कर दिया तो उसके बाद कई वर्षों तक वो अपना उत्पादन देता रहता है। और इस कृषि की दूसरी विशेषता यह है कि इसमें प्रत्येक पौधे की इंडिविजुअल जो है देखभाल की जाती है। इसके लिए सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। इस कृषि की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि ये बड़े बड़े फार्मों में उत्पादित की जाती है, जहाँ पर सारी सुविधाएं, जब फसल का उत्पादन होता है उसको इकट्ठा करना, उसको प्रोसेस करना और उसके बाद वहीं पर उसको पैक करके जहाँ भी जिस देश के लिए निर्यात किया जाना है वहीं से उसको ट्रांसपोर्ट के थ्रू भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार इस कृषि की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो है प्रबंधन। इसमें मजदूरों को फसल के उत्पादन को एकत्रित करने से लेकर निर्यात करने तक जो है अत्यधिक कुशलता की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार जो है इस कृषि की सबसे बड़ी विशेषता है प्रबंधन। दूसरा आता है पूंजी, क्योंकि इसमें बहुत सारा जो रोल है वो ट्रांसपोर्ट का या उपकरणों का पड़ता है। कि जैसे चाय है तो चाय के, या कॉफ़ी है तो कॉफ़ी को प्रोसेस करना, उसके बीज निकालना, उनको सुखाना, पीसना। इसी तरह से चाय है तो चाय में कौन सी पत्तियां जो है चुनने लायक होती हैं उनको तोड़ना, इकट्ठा करना, उसके बाद बड़े बड़े ड्रायर्स होते हैं जब उनको सुखाया जाता है और सुखाने के बाद उनको पीसा जाता है और फिर साइज़ के अकॉर्डिंग, ग्रेन्यूल्स के साइज़ के अकॉर्डिंग उसको पैक किया जाता है। और पैक करने के पश्चात जिन भी देशों को निर्यात करना होता है वो सीधे फार्म से ही जो है पोर्ट पर चला जाता है, जहाँ से वो संबंधित देशों को भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार इन सारे कार्यों में अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। तीसरे नंबर पे आता है सस्ते श्रमिक, चीप लेबर, क्योंकि इसमें प्रत्येक पौधे की विशेष देखभाल की जाती है और इसके लिए मजदूरों की अत्यधिक रूप से आवश्यकता पड़ती है।
तो जिन देशों में इस कृषि का उत्पादन होता है वो देश, चाहे वो अफ्रीका के हों, चाहे वो एशिया के हों, या अत्यधिक जनसंख्या के देश हैं, जहाँ पर जनसंख्या के रूप में जो है संसाधन बहुत बड़ा रूप में पाया जाता है और जो है मजदूर आसानी से और सस्ती दर पर उपलब्ध हो जाते हैं। तो इस प्रकार इस कृषि का जो विकास है वो यूरोप की जो कॉलोनियल डेवलपमेंट हुई, जो यूरोप के बाहर जो यूरोप की बस्तियां बसी, उनके द्वारा किया गया था। वर्तमान समय में जो है ये औद्योगिक फसलें उत्पादन करने के रूप में देखा जाता है। इसका ज़्यादातर जो है अब क्योंकि दुनिया के अधिकांश देश स्वतंत्र हो चुके हैं, यूरोप के और दूसरे जो अधिकारों के अंतर्गत थे वो स्वतंत्र हो चुके हैं, तो इस प्रकार अगर आप देखें विश्व में तो भारत और श्रीलंका अपने चाय के उत्पादन में स्पर्धा रखते हैं, या ब्राज़ील और कोलंबिया ये कॉफ़ी में रखते हैं, या ब्राज़ील जो है अपने गन्ने उत्पादन में अपना एक सर्वोच्च स्थान रखता है। और इस प्रकार से अगर हम देखें तो फल का जो उत्पादन है या दूसरे और ड्राई फ्रूट्स में जैसे कैजू नट है या बनाना है, बनाना का अगर आप देखें वर्ल्ड लेवल पर तो इंडिया और वेनेजुएला जो है सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं। इसी प्रकार फिलीपींस जो है कोकोनट में है और कैजू नट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर इंडिया है, जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड जो है कोल कंट्रीज, खास तौर से यूरोपियन कंट्रीज़ में या अमेरिकन कंट्रीज़ में होती है। तो इस प्रकार जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है वो एक एस्टेब्लिश्ड रूप में डेवलप किया गया था, जो यूरोपियन पॉपुलेशन के द्वारा किया गया था। तो इस प्रकार ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीजन है वर्ल्ड का एग्रीकल्चर का, जिसका ज़्यादातर जो एक्सटेंशन है वो 0 डिग्री लेटीट्यूड से लेकर के और लगभग वो 30 डिग्री या 23 डिग्री ट्रॉपिकल एरियाज तक पाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मेडिटेरियन एग्रीकल्चर की, तो इसकी अपनी बहुत बड़ी कैरेक्टर है और वो है क्लाइमेट के बेसिस पे। मेडिटेरियन के जो सराउंडिंग एरियाज हैं उसमें नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट एशिया और सदर्न यूरोप। अगर मैं कंट्रीज़ की बात करूं तो कंट्रीज़ में हम देख सकते हैं कि यूरोप में पोर्टुगल, देन स्पेन, फ्रांस, इटली एंड ग्रीस, उसके पश्चात जो छोटे दूसरे कंट्रीज़ हैं। और वेस्ट एशिया में अगर हम देखें तो टर्की है, सीरिया है, लेबनान है, उसके बाद इज़राइल है। और अगर हम अफ्रीका की बात करें तो इजिप्ट है, लीबिया है, ट्यूनीशिया है, अल्जीरिया है, मोरक्को है। ये जो कंट्रीज़ हैं ये मेडिटेरियन के सराउंडिंग कंट्रीज़ हैं और मेडिटेरियन की एक क्लाइमेटिक कैरेक्टर है कि यहाँ पर विंटर्स वेट होती हैं, यानी विंटर्स में बारिश होती है वेस्टर्लीज या पछुआ पवनों से, और वो समर्स जो है यहाँ ड्राई होती हैं, यानी गर्मियाँ शुष्क होती हैं। तो इसमें सिंचाई की सुविधाएं जो है वो उपलब्ध करा करके और कृषि कार्य किया जाता है। दूसरा इसकी सबसे बड़ी कैरेक्टर है कि ये जो जलवायु क्षेत्र है ये विश्व के उन क्षेत्रों में पाया जाता है जो 30 से 45 डिग्री अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में स्थित होते हैं, और इसमें जो भूमध्य सागर के चारों ओर क्षेत्र स्थित है। इसके अतिरिक्त कैलिफोर्निया की घाटी या कैलिफोर्निया वैली इन यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स में कैलिफोर्निया वैली है। इसके बाद सेंट्रल चिली, दक्षिणी अमेरिका में जो चिली देश है उसका मध्य भाग है। अफ्रीका महाद्वीप में जो दक्षिणी अफ्रीका देश है, साउथ अफ्रीकन रिपब्लिक, उसका केप रीजियन है। और ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण पश्चिम भाग है जहाँ पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। ये कृषि जो है ज़्यादातर अपने खट्टे रसदार फलों के उत्पादन के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इसमें ज़्यादातर जो वेजिटेशंस विंटर्स में प्रोड्यूस की जाती हैं, जो क्रॉप्स, उसमें वीट जो खास तौर से वेस्टर्लीज की जो बारिश होती है उसके ऊपर आधारित होता है। इसके अतिरिक्त अल्फा ग्रास है जिसके ऊपर पशुओं को पाला जाता है। पूरी दुनिया का सर्वाधिक अंगूर इसी जलवायु में पैदा किया जाता है, ग्रेप। और फ्रांस में एक सिटी है शैम्पेन जो अपने उत्पाद के लिए दुनिया भर में सर्वश्रेष्ठ अंगूर के लिए जो है प्रसिद्ध है। और इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो यहाँ पर ऑलिव या जैतून जो है वो पूरी दुनिया में उसका सर्वाधिक उत्पादन इटली में होता है, उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त जलवायु पाई जाती है। इसी प्रकार अगर हम देखते हैं तो यहाँ दूसरे जो खट्टे रसदार फल हैं उसमें संतरा, मौसमी या इसी प्रकार के जो दूसरे फल पाए जाते हैं उनका सर्वाधिक उत्पादन होता है। मिस्र और उसके आसपास के देशों में जो अरेबिक है या जो
अफ्रीका के जो नॉर्थ अफ्रीका के जो कंट्रीज़ हैं उनमें डेट पाम यानी खजूर का उत्पादन बहुतायत में किया जाता है। खजूर जो है उसका सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश जो है मिस्र है। इसके अतिरिक्त फल उत्पादन यहाँ काफ़ी मात्रा में किया जाता है। और गेहूं उत्पादन में अगर हम देखें तो इसी रीजन में ऑस्ट्रेलिया में इसी जलवायु में जो है काफ़ी गेहूं उत्पादित होता है। इसी प्रकार दक्षिणी अफ्रीका में या चिली में भी काफ़ी गेहूं उत्पादन होता है। कैलिफोर्निया में खास तौर से फल जिसमें एप्पल जो है काफ़ी उत्पादित होता है। इसी के अतिरिक्त जो कॉर्क टाइप का जो वेजिटेटिव कवर है वो यहाँ पर उत्पादित होता है। और जो यहाँ अल्फा ग्रास होती है उसके ऊपर इस पूरे क्षेत्र में काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है पशुपालन होता है। और इसी पशुपालन के आधार पर इटली पूरे दुनिया भर में अपने चीज़ के लिए फेमस है। इटली का जो चीज़ है ख़ास तौर से वहाँ की जो कल्चर में आज मॉडर्न पीरियड में हम जितना भी जो देखते हैं ख़ास तौर से पिज़्ज़ा के ऊपर जो स्प्रेड किया जाता है वो सारा चीज़ इटली से आता है। और उसमें भूमध्य सागरीय क्षेत्र की जलवायु अपना एक विशेष योगदान देती है। एक और इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ पर सब्जियों का अत्यधिक उत्पादन किया जाता है। और शीतकाल में जब यूरोप में बर्फ़ जमा हो जाती है तो ऐसे क्षेत्रों में जब उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र यूरोप के बर्फ़ से दबे हुए होते हैं तो ये दक्षिणी यूरोप जो खास तौर से भूमध्य सागरीय क्षेत्र है के अंदर सब्जी का काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होता है जो उत्तरी और पश्चिमी देशों को सब्जी का निर्यात करता है। तो इस प्रकार ये पूरी दुनिया में सब्जी का उत्पादन के लिए भी अपने फेमस है। तो इसकी अपनी जलवायु विशेषता के कारण जो है ये क्षेत्र कृषि क्षेत्रों के रूप में एक बहुत ही विकसित कृषि क्षेत्र के रूप में उभरा है और पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखता है। इसके साथ ही मैं जब बात करना चाहूँगा वो है वैज्ञानिक विस्तृत अन्न उत्पादक व्यापारिक कृषि। इस कृषि का जो विकास है वो विश्व में उन क्षेत्रों में हुआ जो अत्यधिक विकास की गति में अत्यधिक आगे रहे, उन क्षेत्रों में हुआ जहां पर जनसंख्या न्यून है लेकिन वैज्ञानिक प्रगति अधिकतम है। ऐसे राष्ट्र जो है विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में हैं। और यहाँ पर कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं उनमें यह है कि वैज्ञानिक प्रगति के साथ जनसंख्या का दबाव कम होने के कारण प्रति व्यक्ति जो है जमीन का या कृषि भूमि की उपलब्धता लगभग 500 से 600 हेक्टेयर से अधिक पाई जाती है। कनाडा ऑस्ट्रेलिया में ये 1000 से अधिक है प्रति व्यक्ति भूमि कृषि भूमि की उपलब्धता। दूसरा, जनसंख्या का अधिकतम भाग जो है वो उद्योग और उद्योग से संबंधित कार्यों में संलग्न है, यानी कृषि के लिए 4 से 5% जो जनसंख्या है वो कार्यशील है या उससे संबंधित कार्यों में। तीसरे नंबर पे अगर हम देखें तो इस कृषि को बाजार के लिए विकसित किया गया है। यह पूर्णतया लाभ कमाने की दृष्टि से तो ये व्यापारिक है। और व्यापारिक इसलिए भी है कि यहाँ कम जनसंख्या होने के कारण जो है इसका अधिकांश उत्पादन निर्यात कर दिया जाता है। इसमें अगर जो क्षेत्र स्थित हैं अगर मैं उनकी बात करूं तो उसमें ज़्यादातर जो है विकसित राष्ट्र जैसे USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, कुछ विकसित विकासशील देश भी हैं जिसमें अर्जेंटीना या ब्राज़ील का कुछ क्षेत्र है, रशिया है, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। और यहाँ पर इस कृषि को इतना वैज्ञानिक ढंग से उत्पादित किया जाता है कि ज़्यादातर जो कृषि कार्य है वो संपूर्ण मशीन के द्वारा, यानी कृषि का आधुनिक मशीनीकरण जो है वो इसी कृषि में देखने को मिलता है, जहाँ खेत तैयार करने से लेके मिट्टी की जुताई से लेकर के और जो है फसल उत्पादन को पैक करने तक की सारी कार्य जो है वो मशीनों के द्वारा संपन्न की जाती है। इसमें जो सबसे बड़ी विशेषता है कि जो लेबोरेटरी में अधिक उत्पादन देने वाली जो उपज वाली किस्में हैं ऐसे बीजों को तैयार किया जाता है जिनको हम हाई यील्ड वैरायटी शीट्स कहते हैं और उनका उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो है कीटनाशक, खरपतवार नाशक, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स ऐसे जो है और फर्टिलाइजर जिसको हम कृत्रिम खाद भी कहते हैं जिसमें पोटाश, नाइट्रोजन और फास्फोरस का उपयोग होता है का अधिकतम उपयोग किया जाता है। जहाँ कभी आवश्यकता पड़ती है कभी कभी तो ये कृत्रिम वर्षा का भी उपयोग कर लेते हैं। इसमें आजकल जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसमें रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट इमेज का भी जो है उपयोग किया जाता है, जो डिजीज़ एरिया हैं या जो इरिगेटेड नॉन इरिगेटेड एरियाज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। और ये किसी भी
दृष्टि से अगर हम इसको देखें तो सबसे उन्नत वैज्ञानिक कृषि है और पूर्णतया लाभ कमाने की दृष्टि से उत्पन्न की जाती है। यहाँ पर कृषि के क्षेत्र इतने विशाल हैं। अगर मैं यूएसए की बात करूँ तो यूएसए में ये जो है पेटियाँ, चाहे वो गेहूं की शीतकालीन पेटी हो या बसंतकालीन पेटी हो, ये प्रेरीज ग्रासलैंड में डेवलप की गई है, जो दुनिया का कनाडा और अमेरिका का जो क्षेत्र है जहाँ प्रेरीज घास मैदान थे उनको बड़े कृषि क्षेत्रों में परिवर्तित किया गया है और दुनिया में इसको जो है गेहूं का धान का कटोरा या ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। इसी प्रकार अर्जेंटीना में जो पंपास हैं या ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स हैं या अफ्रीका में जो वेल्स ग्रासलैंड्स हैं उनको भी कृषि क्षेत्रों में लाया गया है। इसी प्रकार पूर्वी यूरोप और जो रशिया का जो स्टेप्स रीजन है उसको भी कृषि क्षेत्रों में परिवर्तित किया गया है। यहाँ का जो उत्पादन है वो व्यापार की दृष्टि से होता है और उसके कारण ही यूएसए में, भारत में गोवा जितने बड़े राज्य के जितने बड़े क्षेत्रफल में आलू उत्पादित किए जाते हैं, जो ज़्यादातर पोटैटो चिप्स के रूप में जो है पूरी दुनिया को निर्यात किए जाते हैं। और अगर आप देखें तो बड़ी बड़ी जो पेटियां हैं, चाहे वो कपास पेटी हो, चाहे वो गेहूं की पेटी हो, चाहे वो मक्का की पेटी हो, चाहे वो तंबाकू की पेटी हो, इन सब का उत्पादन व्यापारिक स्तर पर किया जाता है। अमेरिका अपने मक्का उत्पादन को ज़्यादातर जो है सुअर को खिलाने के काम लेके उनका वज़न बढ़ाया जाता है ताकि उसके ऊपर आधारित उसका जो पोक इंडस्ट्री है वो जो है दुनिया भर में प्रसिद्ध है। वहाँ का शिकागो जो मीट इंडस्ट्री है और पूरी दुनिया को सप्लाई करता है अपने पोक को, तो उसका जो बेसिस है वो मक्का है जिसके ऊपर जो है वहाँ का पोक इंडस्ट्री डेवलप है। इसी प्रकार अर्जेंटीना अपने गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ विश्व का आधुनिकतम जो वैज्ञानिक प्रगति हुई है, जो तकनीकी प्रगति हुई है, उसका उपयोग करते हुए इस कृषि को जो है विकसित किया जाता है और दुनिया के अधिकांश देश जहाँ पर जनसंख्या का अधिक भार है वहाँ पर ऐसे कृषिगत पदार्थों को निर्यात किया जाता है। अमेरिका, अर्जेंटीना, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जो है ज़्यादातर एशियाई और अफ्रीकी देशों को अपने यहाँ उत्पादित होने वाले गेहूं का निर्यात किया जाता है। तो ये जो कृषि है इसको आधुनिक कृषि के रूप में हम देख सकते हैं, जिसके पीछे वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति है। इसके पश्चात मैं एक और कृषि के रूप में बात करना चाहूँगा, वो है डेयरी इंडस्ट्री या कमर्शियल डेयरी फार्मिंग। डेयरी जो व्यापारिक डेयरी है, डेयरी उद्योग है, इसका विकास आधुनिक जो है युग में बहुत तेज़ी से हुआ, क्योंकि दूध, मांस और इस तरह के जो पदार्थ हैं इनकी आवश्यकता जब जनसंख्या अधिक तेज़ी से बढ़ी तो शहरों के अंदर होने लगी। शहरों का विकास बड़ी तेज़ी से हुआ, तो ऐसे क्षेत्रों में जहां पशुपालन किया जाता था, केवल किसान अपने और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए पशुओं को पालता था, उससे दूसरी जनसंख्या को जो है ये दूध और दूध से बने पदार्थ या और जो डेयरी प्रोडक्ट हैं वो उपलब्ध नहीं हो पाते थे। तो इनका एक व्यापारिक जो है उत्पादन किया गया और इस प्रकार जो है डेयरी की, चाहे वो यूके का स्कॉटलैंड हो, चाहे वो पश्चिमी यूरोप का स्कॉटलैंड, डेनमार्क हो या जर्मनी हो या हॉलैंड हो, या दक्षिणी में यूरोप में हम देखें तो फ्रांस या इटली हो, या अगर हम अफ्रीका में देखें तो दक्षिणी अफ्रीका हो। ऑस्ट्रेलिया अपने उत्पाद के लिए अलग फेमस है और न्यूजीलैंड वो दुनिया का दूरस्थ स्थित देश है लेकिन अपने कृषिगत उत्पादों के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। इसी प्रकार यूएसए को अगर हम देखें तो यूएसए का जो महान झील प्रदेश है, जो ग्रेट लेक्स एरिया है, उसके दक्षिण का जो भाग है वो व्यापारिक डेयरी के लिए ही प्रसिद्ध है। ऐसे क्षेत्रों में जो है यहाँ पर उन्नत किस्म की गायों का पालन किया जाता है जो लगभग 40 लीटर से ज़्यादा प्रतिदिन दूध देती हैं और उनके लिए जो है उन्नत प्रकार के जो है खाद्य उनको खाना दिया जाता है। और इसी प्रकार वहाँ पर डॉक्टर की जो फैसिलिटी है वो दी जाती है। ज़्यादातर मिल्किंग जो है मशीनों से की जाती है। तकनीकी रूप से हम देखें तो जो है इसको ब्रीडिंग सेंटर्स के थ्रू ऐसे नस्लों का विकास किया जा सकता है जो पर्यावरण के साथ साथ जो है अधिक पर्यावरण को सहन करने के साथ या उसमें
एडजस्टमेंट के साथ जो है अधिक दूध दे सकती हों। भारत चूँकि विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है, लेकिन यहाँ 125 करोड़ से ज़्यादा की जनसंख्या होने के कारण फिर भी प्रतिदिन दूध की कमी पड़ती है। भारत में जो दुधारू नस्लें हैं उनका उत्पादन कम है। अगर हम इसको यूरोपियन या अमेरिकन नस्लों के रूप में देखें तो होलिस्टीन, जर्सी, इस प्रकार की जो गायें हैं इनका उत्पादन जो है लगभग प्रतिदिन 40 लीटर से ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार विश्व में जो है अलग अलग देश अपने अलग अलग उत्पादों के लिए, न्यूजीलैंड अपने डेयरी उत्पादों को जो है ड्राई फॉर्म में दुनिया के अंदर भेजता है क्योंकि वो दूर है। दूसरा प्रभाव जो है रैपिड इंक्रीज इन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी एंड रेफ्रिजरेशन फैसिलिटी, जिसके कारण जो है फ्रेश मिल्क या जो दूसरे डेयरी प्रोडक्ट हैं वो दुनिया के हर हिस्से में पहुंच जाते हैं। भारत में भी अगर हम देखें तो दूध उत्पादन के लिए सबसे पहला जो एक आंदोलन था वो गुजरात के आनंद में अमूल के नाम से शुरू हुआ, जो कोऑपरेटिव मूवमेंट था। उसके बाद भारत में दूध उत्पादन के लिए ऑपरेशन फ्लड 1, 2, 3 जो है श्वेत क्रांति के रूप में चलाए गए थे, वाइट रेवोल्यूशन, और इससे भारत में अत्यधिक दूध की जो है उत्पादन में बढ़ोतरी हुई थी। इसी प्रकार जो है दुनिया के दूसरे देश, डेनमार्क अपने चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। इस तरह का अगर हम स्कॉटलैंड देखें तो वहाँ से भी पूरी दुनिया को जो है उसके डेयरी प्रोडक्ट, आज भारत अपने अमूल का जो निर्यात है वो ख़ास तौर से अपने नज़दीकी देशों को करता है। तो डेयरी का जो अपना एक महत्व है, व्यापारिक महत्व है, वो अत्यधिक है क्योंकि वर्तमान समय में दूध और दूध से बने पदार्थों की मांग तेज़ी से बढ़ रही है, जिसके कारण जो है डेयरी उद्योग को अपना एक जो स्टैब्लिश होने का मौका मिला है। तो इस प्रकार ये विश्व का एक अलग पहचान रखने वाला कृषि क्षेत्र के रूप में है। और इसके पश्चात जो मैं बात करना चाहूँगा वो है उद्यान कृषि, बागवानी कृषि, हॉर्टिकल्चर, ट्रक फार्मिंग, मार्केट गार्डनिंग। कुल मिला के अगर मैं सीधे शब्दों में बात करूं तो इस संसार में शहरों की जो प्रतिदिन की आवश्यकताएं हैं उनकी आपूर्ति के लिए जो चीज़ें जल्दी खराब होती हैं, जो चीज़ें शहरों को प्रतिदिन आवश्यकता पड़ती है, उनका जो उत्पादन है वो इस कृषि के अंतर्गत किया जाता है। इसको हम हॉर्टिकल्चर के नाम से भी जानते हैं और उद्यान कृषि के रूप में, कि शहरों के बाहर स्थित जो क्षेत्र होते हैं, खास तौर से शहरों और गांवों के बीच का जो एरिया है जिसको हम रूरल अर्बन फ्रिंज के रूप में जानते हैं, इसका एक बड़ा उत्पादक क्षेत्र है जहां पर शहरों में सब्जियां, फल, फूल जो है वो प्रतिदिन, क्योंकि ये चीज़ें बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं तो इनको जो है परिवहन की आवश्यकता कम पड़ती है, ये तुरंत पहुंचाई जाती हैं और इसके कारण है जो है इनका उत्पादन शहरों के नज़दीक होता है। वर्तमान समय में 1950 के बाद पूरी दुनिया में शहरों का विस्तार तेज़ी से हुआ, जनसंख्या का प्रसार तेज़ी से हुआ, जो है शहरों की सीमाएं उस कृषि क्षेत्रों से बाहर निकल गई, तो ये क्षेत्र भी जो है कृषि क्षेत्रों से दूर जो है शहरी क्षेत्रों से दूर स्थापित होने लगे। लेकिन वैज्ञानिक प्रगति के कारण जो है रोड फैसिलिटी में डेवलपमेंट हुआ, जो हाईवेज बने वो इतने अच्छे बने कि उनके कारण जो है हाईवेज में कि वो बहुत उन्होंने समय की बचत कर दी। इसी प्रकार जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी डेवलप हुई तकनीकी कारणों से या तकनीकी प्रगति के कारण, ऐसी मशीनों का विकास हुआ, ऐसे ट्रकों का विकास हुआ या जो ट्रेन चल रही हैं जिनकी गति सीमा अत्यधिक थी, और इसके साथ ऐसे परिवहन के साधनों में शीतलन की जो प्रक्रिया है उसका विकास भी हुआ, जिसके कारण ये जो क्षेत्र हैं ये दूर होने पर भी ऐसे उत्पादों को जो हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत उत्पादित किए जाते हैं बहुत तेज़ी से कम समय में ताज़े रूप में शहरों को सप्लाई करते हैं, जिसके कारण जो है शहरों को प्रतिदिन ये चीज़ें ताज़ी प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार इसको अगर हम देखें अमेरिका में तो जो उन्नत स्टेट हाईवे हैं, उन्नत जो ट्रक्स हैं या ट्रेन्स हैं और उनमें जो शीतलन या फ्रीजिंग प्रोसेस है जिसके कारण ये फ्रेश रूप में पहुंचते हैं, तो वहाँ इसको नाम दिया गया ट्रक फार्मिंग का। इसी प्रकार यूरोप में जब इसको नाम दिया गया था मार्केट गार्डनिंग का, भारत जैसे देश में इसको उद्यान कृषि के रूप में भी देखा जाता है। तो इस प्रकार अगर मैं बात करूं कि विश्व में ये 4-5 जो कृषि प्रदेश हैं ये सबसे ज़्यादा अपना महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं कृषि के अंतर्गत, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। डी विटलसी ने जब ये विभाजन दिया था
उस वक्त से लेकर के आज तक ये अपने विभाजन को अगर हम देखें तो एक महत्वपूर्ण कृषि विभाजन के रूप में जो है माना जाता है। केवल तकनीकी प्रगति, वैज्ञानिक प्रगति और जनसंख्या के प्रसार के कारण और राजनीतिक सीमाओं के कारण जो है इसका रूप आकार बदल गया, लेकिन इसकी जो मूल संरचना है वो वैसी की वैसी है। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको फिर भी अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर अपना जो है डाउट वो लिख सकते हैं और नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक्स अ लॉट।